प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है उनका नाम है, ये हैं बागेश्वर उत्तराखंड से कैलाश चंद्र तिवारी की आईडी से शालिनी तिवारी जी का नाम आया है। इन्होंने पूछा है सवाल, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह कब तक होगा। ये दो सवाल इन्होंने भेजे हैं। आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे उस बैनर पे जहां से मैंने इनकी कुंडली का चयन किया है अगर लिखे हैं तो निस्संदेह हमेशा लिखते रहिएगा और जरूर ही आपकी कुंडली देखी जाएगी। झट से सबसे पहले इनकी कुंडली से मिला देता हूं। इनकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। एक ऐसी जातिका जो निसंदेह सभी प्रकार के कर्मों में भरोसा करने वाली और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाली है। एक ऐसी जातिका की स्थिति जहां व्यक्ति बहुत ही संपूर्ण तरीके से किसी भी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मजबूती से खड़ा करता है। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठना, जहां जातक के जीवन में, अब जरा विचार करिए कि इन्होंने विवाह के बारे में क्यों पूछा है। सवाल ये क्यों उठता है कि कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल का बैठना नीच का होकर के, मैंने एक सूत्र बताया था या फिर एक बात जो हमेशा लागू होती है वो ये कि लग्नेश अगर मंगल बनते हैं, अगर जन्म कुंडली के लग्नेश मंगल बनते हो और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में वो बैठ जाते हो तो वो कई बार समस्या बढ़ा देते हैं और वो उनका अब फोकस इस बात पे ज्यादा रहने लगता है कि मैं जातक के संपूर्ण सुखों में भेद पैदा करूं, संपूर्ण सुखों से उसे दूर करूं, संपूर्ण सुख देने से उसको वंचित कर दूं। मतलब अब उनका प्रयास ये हो जाता है कि जातक का मानसिक जो शांति है, जातक के पास जो मानसिक शांति की स्थिति है, उसको किस तरीके से भंग करा जाए। वो लग्नेश होने के बावजूद भी ये काम करने से चूकते नहीं है, क्योंकि वो इस कुंडली के राजा हैं। वो इस कुंडली के राजा हैं, इस कुंडली के प्रधान भाव के प्रधान अधिपति, जिस कुंडली के लिए सूर्य और जिस कुंडली के लिए स्वयं गुरु, इनके दोनों परम मित्र दो त्रिकोणों के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में देखिए, गुरु यहां और सूर्य छठे भाव में, जिस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि गुरु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टा मंगल जैसे पाप ग्रह का प्रभाव और सूर्य छठे भाव में बैठने से उदर जनित समस्याएं कई बार देखने को मिल जाती हैं, पेट जनित समस्याएं कई बार देखने को मिल जाती हैं, हृदय क्षेत्र कई बार प्रभावित होते हुए देखा जाता है। पर यह बात की बात है। एक बात, जो लग्न 25 डिग्री 11 कला का बना है, वहीं केतु 21 डिग्री 11 कला के साथ भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। ये जातक के जीवन में ये स्थिति इस बात को दिखाने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जातक जहां भी जाएगा नाम कमाने वाला हो जाता है। जिसके भी जीवन में इस जातक का जाना या आना होता है वो स्वयं स्वतः ही अपने आप व्यक्ति सामने वाला बढ़ने लगता है। सप्तम स्थान में 4 ग्रहों का बैठना, जहां सप्तम के अधिपति शुक्र यहीं बैठे, बुध यहीं बैठे हैं जो कि रोग के अधिपति हैं, गुरु यहीं बैठे जो कि भाग्य के अधिपति हैं और शुक्र तो यहीं के अधिपति हैं। यानी कि शुक्र बुध और गुरु का एक साथ बैठना राहु के साथ, और उससे चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं, उससे चतुर्थ भाव में मंगल नीच के, यानी कि निसंदेह इस भाव का सुख थोड़ा कमजोर हो रहा है। और यहाँ पे सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में पीछे बैठ करके इस भाव के प्रभाव को कमजोरी दे रहे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति का विवाह या व्यक्ति का दाम्पत्य या उसका जो समाज होता है वो देर से फ्लरिश करता है, देर से आगे बढ़ता है। कुंडली की 5 सबसे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? भाग्य भाव के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ अनुभवी बना करके जातक के प्रतिबिंब को और भी ज्यादा गहरा करना, ये पहली बात हो सकती है। दूसरी सबसे अच्छी बात, भाग्य भाव के बाद लाभ भाव के अधिपति का लाभ भाव में बैठना और चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठना, और उस पे किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, जहां थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ व्यक्ति का लाभ, यानी कि व्यक्ति जो जीवन में चाहता है वो प्राप्त करने में थोड़ी मशक्कत के बाद उसको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि एकादशवें भाव से बैठ करके शनि की तीसरी दृष्टि अगर लग्न पे पड़ेगी
तो निस्संदेह ये थोड़ी बहुत अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न करेगी, जहां जातक को थोड़ी बहुत मशक्कत प्रत्येक चीजों में देखने को मिल जाती है। अगर वही चंद्रमा जो एकादशवें भाव के अधिपति शनि के साथ नहीं बैठे होते और अगर उस पे मंगल जैसे लग्न के अधिपति की दृष्टि नहीं पड़ती, तो ये स्थिति और भी सुलभ हो सकती थी। अगर वहां पे चंद्रमा के साथ शनि का बैठना नहीं होता, जो कि चंद्रमा चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, जहां इनकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है, और वो जाकर के एकादशवें भाव में महाभाग्यशाली योग बना रहे हैं, इससे ये संकेत मिलता है कि जातक अपनी माता के सुखों से कई बार दूर या दूरी पैदा कर लेता है, या कई बार उसके माता जी के स्वास्थ्य में कमजोरी देखी जाती है, या कई बार माता का सुख थोड़े से कमजोरीपन के साथ मिलता है, या कई बार व्यक्ति को अपने घर से बेवजह उल्टी पुल्टी चीजों के कारण दूर जाना पड़ता है, या कई बार उनके जो कुटुंबजन होते हैं उससे उनको वंचित होना पड़ता है या दूर जाना पड़ता है। या इसको अगर अलग तरीके से कह सकते हैं तो किसी न किसी वजह से व्यक्ति का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। मतलब मंगल जो लग्नेश हैं, अगर वो नीच के होंगे तो निसंदेह मंगल का नीचभंग गुरु ने करा है, क्योंकि गुरु केंद्र में वहीं बैठे हैं। इस वजह से मंगल का नीचभंग हो तो जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं संपूर्ण सुख बाधित अवश्य होती है। ये दूसरी सबसे अच्छी बात है, या कमजोरी वाली, आप इसे दोनों में देख सकते हैं। क्योंकि लाभ भाव पे मंगल और शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें भी दे जाता है। लाभ भाव पे पापग्रह की दृष्टि भी कभी कमजोर नहीं होती है, वहां पे अच्छाइयां दिख जाती हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात हो सकती है कि जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। साथ ही साथ धन भाव के अधिपति का छठे भाव के अधिपति के साथ बैठ करके लग्न को देखना व्यक्ति के जीवन में दारिद्र दोष भी पैदा कर सकता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य को शुरू करने से पहले कुंडली मिलाने की आवश्यकता अवश्य होगी, क्योंकि ये जातक मंगलिक भी हो सकता है। वस्तुतः आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले कि मंगल अगर लग्नेश होंगे, लेकिन चूंकि वो नीच के हैं, इस वजह से हमें कुंडली मिलाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस मामले में नहीं कि जातक मंगलिक होगा, बल्कि इस मामले में क्योंकि मंगल चौथे घर में नीच के हुए हैं, और बल्कि उनकी चौथी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं पड़ रही है, बल्कि उनकी सातवीं दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है, जो जातक के कर्म क्षेत्र को बहुत ही अलंकृत करने वाली होगी। लेकिन उनकी आठवीं दृष्टि भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गुरु नीच के नहीं है पर तुला राशि के बैठे हैं, और गुरु तो बिलबिला के कहते हैं, हे परमात्मा मेरी स्थिति शुक्र और राहु के साथ मत बनाना, और दोनों ही बने हैं। जरा विचार करके देखिए कि गुरु अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र के साथ राहु के संग बैठेंगे और छठे भाव के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति के साथ, तो धन देने के साथ साथ थोड़ी सी समस्या भी अगर वो देंगे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वजह से ही कुंडली मिलाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ करके विष दोष की परम तेजस्विता के साथ उपस्थिति अर्जित कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। 13 डिग्री के चंद्रमा और 12 डिग्री के शनि। शनि अगर वक्री होंगे तो और भी उनकी उग्रता बढ़ेगी, और उस विष दोष का प्रभाव पंचम भाव पे पड़ेगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार प्रेम थोड़ा कम या कमजोर या धीरे से या गतिहीन या कई बार रेंगता हुआ सा दिखता है। वहीं मंगल की दृष्टि, यहाँ पे मंगल का प्रभाव थोड़ी सी कमजोरी यहाँ भी उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ग्रहों के बैठने से ये भाव थोड़ा बहुत प्रभावित अवश्य होगा। मंगल की दृष्टि यहाँ पे, राहु की दृष्टि यहाँ पे, तो शनि प्रभाव से युक्त मंगल की दृष्टि, राहु का प्रभाव। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के अगर एकादशवें भाव पे होगा तो सारे पाप ग्रहों का प्रभाव और एकमात्र शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि, जो इस कुंडली के भाग्येश होते हैं, सभी प्रभावों को कमजोर करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगी। मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, और वो विष दोष के परम उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करते हुए अगर विष दोष की स्थिति बनाएंगे, और निसंदेह वो बना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें संभल करके ही विवाह करने की पारी होगी। नहीं तो इन दोनों प्रभावों का जो दंश होगा वो इस भाव को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर लग्नेश नीच के नहीं होते, गुरु अगर शुक्र के साथ, राहु के साथ और छठे भाव के अधिपति के साथ नहीं बैठे होते, तो निसंदेह ये शनि मंगल राहु केतु का जो प्रभाव जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे है, वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। क्लियर है? ये तीसरी सबसे अच्छी या सबसे बुरी बात हो सकती है। चौथे नंबर पे आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में बनते हैं गुरु, और जन्म कुंडली में
जो पंचम भाव के अधिपति हैं वो बनते हैं सूर्य। ये दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में ये थोड़े कमजोर होंगे, यानी कि गुरु और सूर्य की दशाओं में हमें थोड़े बहुत सावधानी के साथ अपनी दशा को निकालने की आवश्यकता होगी। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक नहीं है। गुरु की दृष्टि लग्न के लिए लाभदायक है, जो व्यक्तित्व को और भी विकसित और विशाल बनाएगी, दाम्पत्य को और भी ज्यादा बेहतर और उसे नर्चर करने का काम करेगी। वहीं गुरु की नवीं दृष्टि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होगी। लेकिन एक बात जो है कि जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है यहाँ पे धन भाव के बाद पराक्रम भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति बुध के साथ त्रिक भाव के अधिपति के साथ अगर जन्म कुंडली में गुरु बैठेंगे तो निस्संदेह उनकी गुरुता में कमजोरी देखी जा सकती है। सूर्य के ठीक आगे चार चार ग्रहों का बैठना, जिसमें से बुध और शुक्र और गुरु हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह इशारा कर रहे हैं कि अपने किसी भी समस्या का समाधान उसे तार्किक, बौद्धिक और मानसिक सूझबूझ के सहयोग से खत्म करने की आवश्यकता है। आप लड़ नहीं सकते, और वो इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य नीचाभिलाषी हो रहे हैं और छठे भाव के सूर्य व्यक्ति के कई बार आत्मबल को कमजोर करने वाले बन जाते हैं। पापक ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठना अच्छा माना जाता है, पर इस भाव में थोड़ा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वस्तुतः वो पंचमेश है और छठे भाव में बैठेंगे तो पंचमेश का दुह स्थान में बैठना कई बार क्रेडिट कम मिल जाता है, या कई बार आत्मबल की क्षीणता देखी जाती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है और डिग्निटी उसकी कई बार पेचीदगी से आगे बढ़ती है। मतलब आपके अपने क्रेडिबिलिटी पे कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा ना हो, इस वजह से सूर्य की आराधना निश्चित रूप से आवश्यक होगी। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, शनि और बुध दोनों वक्री हैं, और जहां ये दोनों ही शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका कर्म क्षेत्र ठीक है और कहीं ना कहीं आपका साहस भी आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमानी भी आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपका तार्किक होना भी बिल्कुल प्रामाणिक है और वो बिल्कुल ही यथेष्ट है। मैं उसे किसी भी तरीके से कमजोर नहीं समझ रहा हूं। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में जाना ठीक नहीं था और जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास तकनीक का ज्ञान और निश्चित रूप से कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और उसके पास इस तरीके का ज्ञान है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को पूजनीय बना सकता है, या किसी भी तरीके से अपनी गद्दी हासिल कर सकता है, या किसी भी तरीके से चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति से उसको जूझना पड़े अपने आप को खड़ा कर लेता है, क्योंकि मंगल का संबंध शनि से बन रहा है। ये एक अच्छी बात भी हो सकती है। धन भाव के अधिपति का सप्तम में जाना व्यक्ति खुद का काम भी आसानी से उठा सकता है। तृतीय भाव के अधिपति का सप्तम में जाना ये भी एक तरीके से लाभ के संकेत ही हैं। गुरु के साथ बैठे हैं तो कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी दिख जाएंगी और व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि की समस्या बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं होगी। यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का केंद्र में होना, शुक्र शुभ ग्रह की राशि में गुरु का शुभ ग्रह का होना और चंद्रमा का यहाँ बैठना, ये कई बार भी कभी भी कमजोरी नहीं होगी। शनि और बुध का यहाँ बैठना दाम्पत्य में कठोरता और मजबूती और रिलायबिलिटी देंगे, और राहु का यहाँ बैठना थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ पर साहस बना रहे। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना ये बहुत अच्छी बात। चंद्रमा शुक्र और शनि के साथ यहाँ बैठना कई बार व्यक्ति के पास धन बना रहे और व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है उसमें उसके क्षेत्र बनते देखे जाते हैं, मतलब उसमें वो विशालता को प्राप्त करता है। पर आपने कर्म क्षेत्र के बारे में कुछ भी मुझसे नहीं पूछा है, इस वजह से अब मैं सीधे आपको दशाओं पे लेके आता हूं। किसी भी जातक की कुंडली में, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, इधर उधर न भटकिए, किसी भी जातक की कुंडली में विवाह कितने तरीके से देखे जाते हैं उसके मैं प्रधान 3 सूत्र आपको बताता हूं। लग्न कुंडली से, नवांश कुंडली से और साथ ही साथ गोचर कुंडली से। अगर लग्न कुंडली में जो भाव एक्टिव है, जैसे अभी इनकी कुंडली में शनि की दशा एक्टिव है, तो शनि को देखिए कि वो कौन से भाव के अधिपति हैं। तो शनि एकादशवें और 10वें भाव के अधिपति हैं और उसमें अंतर चल रहा है बुध का। तो अंतर में बुध हैं जो कि तृतीय भाव के अधिपति होने के साथ साथ छठे भाव के अधिपति हैं, परंतु वो भाग्य भाव के अधिपति बुध के साथ सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि लाभेश विवाह करा सकते हैं, परंतु वो मेहनत भी करवाएंगे क्योंकि छठे भाव के अधिपति के अंतर में जा रहे हैं और ये दोनों ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में है। इसका मतलब है कि इन दोनों का संबंध भी अच्छा होता है। और एक ग्रह जो शनि है वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, पर चंद्रमा के साथ बैठे होने के कारण उनकी अच्छाइयां दिखने लगेंगी। और दोनों ही ग्रह नवम पंचम के संबंध में, बुध भी चंद्रमा से नवम पंचम के संबंध में है। इस कारण से ये एक अच्छी स्थिति देखी जा रही है जो 24 के दिसंबर तक बनाने के योग बन रहे हैं। सप्तम भाव में बैठे ग्रह सप्तम भाव पे
दृष्टि डालने वाले ग्रह या सप्तम भाव के अधिपति की दशा में या दसम भाव के अधिपति में जब अष्टम भाव के अधिपति की दशा चलती है तो भी विवाह होता है। साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में छठे भाव के अधिपति बैठे हैं तो यहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी जरूर पड़ेगी, जहां कई बार आपके पैसे भी खर्च होंगे लड़का ढूंढने में, परंतु 24 के दिसंबर तक आपकी कुंडली में लग्न कुंडली से विवाह के संबंध बनते हैं। नवांश कुंडली में वही जो शनि है वो बनते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति जो बैठे हैं जन्म कुंडली में बुध के साथ। यहां भी बुध और शनि का संबंध एक साथ उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर रहा है। पापग्रह का अपनी राशि में बैठना और तृक भाव में बैठना अच्छा माना जाएगा। यहां पे भी चतुर्थ भाव के अधिपति जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, यहां पे भी नवांश कुंडली से भी व्यक्ति की कुंडली में विवाह के संकेत मिल रहे हैं। गोचर कुंडली जब बनेगी तो इनकी जो राशि है वो कुंभ की है और गुरु इनकी कुंडली में राशि से द्वितीयस्थ यानी कि दूसरे ही घर में मीन के बैठे हैं। इस आधार पर शुक्र भी अभी मीन के ही बैठेंगे, हालांकि वो तो बदल जाएंगे, पर फिर भी गुरु का प्रभाव और साथ ही साथ इनकी कुंडली में उसी राशि पे जो इनकी राशि है उस पे शनि का गोचर भी चल रहा है। मतलब एकादशवें भाव के अधिपति भी उसी राशि पे हैं और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जो सूर्य हैं वो इनकी कुंडली में अभी वृषभ राशि में जा रहे हैं जो इनकी राशि से चतुर्थस्थ हैं, जो कि ठीक नहीं है। हालांकि 24 तक में तो सूर्य वहीं बैठे नहीं रहेंगे, तो मूलतः हमें शनि और क्योंकि जो दशा के अधिपति हैं उन्हीं को देखना होगा, तो शनि और गुरु इन्हीं को देखना होगा। ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में विवाह कराने के पक्ष में हाँ का उत्तर दे रहे हैं। इस कारण से 24 के 12वें महीने तक आपकी कुंडली में विवाह के संकेत मिल रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से तुला राशि और कुंभ राशि, धनु राशि और सिंह राशि का कोई जातक मिल जाए तो निस्संदेह आंख बंद करके विवाह कर सकते हैं। पूर्व दिशा से अगर कोई संबंध बन जाए तो बिल्कुल नहीं विवाह किया जा सकता है। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर विवाह के लिए सबसे अच्छा जो संबंध होगा वो पश्चिम दिशा से भी आता हुआ देखा जा रहा है, यानी कि पूर्व या तो पश्चिम। आपकी कुंडली अच्छी है, दाम्पत्य के दृष्टिकोण से पति बेहतर होगा, गुरु और शुक्र अनुभवी और श्रेष्ठ और संभ्रांत होगा और दार्शनिक गुणों का प्रणेता होगा, समझदार होगा और समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। दाम्पत्य कमजोर नहीं है, आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। संतान उत्पत्ति में बाधा ना हो, इस वजह से गर्भाधान बहुत ही विचारणीय होगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ पे है, इस वजह से भी बोल रहा हूँ, और मंगल और केतु का प्रभाव है, इस वजह से भी बोल रहा हूँ। शनि और बुध का प्रभाव यहाँ पे आपकी कुंडली में विवाह को बल देंगे और टूटने से बचाने का काम करेंगे। क्लियर है? आप कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा, बिना विवाह मिलाए कुंडली मत करिएगा मतलब बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिए। अब क्या बताऊं, शनि जो है वो आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते और वो थोड़े से अंतरहीन हो रहे हैं। चंद्रमा और शनि का जो विषदोष बना है वो आपकी कुंडली के यश, कीर्ति, मान, सम्मान, परिणाम इसको प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति को कई बार जो चीज वो चाहता है उसमें मशक्कत झेलनी पड़ती है। और जन्म कुंडली में लग्न पे 4-4, 5-5 ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि और गुरु, शुक्र, बुध और राहु इन सब का प्रभाव आपकी कुंडली के लग्न को हतोत्साहित, परेशान और चिंतित कर रहा है। अब मैं आइए आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं। ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो नवमांश कुंडली के आधार पर तो मैंने बातें बताई। शुक्ल द्वादशी के चंद्रमा है जो जातक को कहीं ना कहीं से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने को बोल रहे हैं। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आत्मबल कमजोर नहीं करिएगा। शरद ऋतु में जन्मे हैं, आप थोड़े आलसी भी हो सकते हैं। शतभिखा नक्षत्र में जन्मे हैं, आप बहुआयामी हैं। पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपकी कुंडली थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी जी रही है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आपकी छठी इंद्री जागृत है और निसंदेह आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने यहां तक सारी चीजें आपको बताई। इस कुंडली में और भी संबंधों को विकसित करने की बात देखते हैं। लग्न के अधिपति का चतुर्थ बैठना ठीक नहीं, धन भाव के अधिपति का अपनी राशि में बैठना थोड़ा बहुत ठीक है और ये अच्छी बात है। पर शुक्र की दशा में और गुरु की दशा में जब गुरु, शुक्र और मंगल एक्टिव हो तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ जाना ये अच्छी बात होगी। चतुर्थ भाव के अधिपति का अपने भाव से अष्टम में जाना, लेकिन चतुर्थ भाव के अधिपति का इस भाव में जाना अच्छा माना जाएगा, मतलब उसे मैं कमजोर नहीं कहूंगा। पंचम भाव के अधिपति का अपने भाव से एक घर आगे जाना कुछ कमजोर तो कुछ हानि सहित। छठे भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ऋण वगैरह मत लीजिएगा, आपकी कुंडली में मंगल खराब है। देना तो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर पिता को भी देना हो तो संकोच करना होगा। सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम में बैठना और गुरु बुध के साथ बैठना, मतलब आप जरा गौर से देखें तो चंद्रमा और बुध का संबंध जो है वो द्वितीय द्वादश का नहीं है और न ही तृतीय एकादशवें का है, पर ये दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं और राशि के अधिपति के साथ ही चंद्रमा बैठे हैं। इस कारण से कुंडली मजबूती को प्राप्त कर रही है, मतलब व्यक्ति का निर्णय ऑथेंटिकेशन के साथ होगा और बिल्कुल ही प्रबुद्ध होगा। उसको और भी बल मिल सकता था कि व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा वो सही लेगा जब मंगल अच्छे होते, यानी कि यहाँ बैठे होते तब, परंतु ये यहाँ बैठे हैं, इस वजह से वो डमाडोल है और कई बार सामने वाला जो कह देता है वो वही मान लेता है। पराक्रम होना, बुद्धिमान होना, यशस्वी होना, गुणकारी होना, लाभदायक होना, श्रेष्ठ अपने आप को बनाने का लगातार प्रयास करना, ये सब थोड़ी थोड़ी कमजोरी से देखी जा रही। क्लियर है? सप्तम भाव के अधिपति के बारे में चल। अष्टम भाव के अधिपति का यहाँ बैठना ठीक नहीं है, लेकिन लग्नेश होने के साथ साथ अष्टम है, वो दोष मुक्त होंगे। नवम भाव के अधिपति का लग्न को देखना यह अच्छी बात होगी, जहां व्यक्ति के पास धर्म, अध्यात्म, चिंतन, दर्शन, मनन, अध्यापन, बुद्धिमान और यशस्विता, ये सारी बुद्धिमानी और यशस्विता, ये सब चीजें शामिल रहेंगी। दशम भाव के अधिपति का एकादश में बैठना, धन का योग चंद्रमा के साथ, ये बहुत अच्छी बात, और चंद्रमा और शनि का योग कारक प्रभाव एकादशवें भाव को मिलेगा तो एकादशवां भाव फ्लरिश करेगा। इतनी सारी चीजें हैं। आपकी कुंडली में षडबल में चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि अच्छे होंगे। दशाओं के क्रम में आपकी कुंडली में अगर मैं बता दूं तो बुध अच्छे रहेंगे, आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अल्टीमेटली आपकी कुंडली में शुक्र भी अच्छे हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा भी अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो आपकी कुंडली में बुध की दशा, शनि की दशा, सूर्य की दशा और चंद्रमा की दशा मेहनत करा के परिणाम देने वाली होगी। बाकी के जितने ग्रह हैं जैसे राहु, शुक्र, गुरु और मंगल, इनकी दशाएं सामान्य जाएंगी और बेहतर जाने का प्रयास आपको करना होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे लगता है आपको आपके सवालों का उत्तर मिल गया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।